कसं काय मंडळी आज की जीरो ए सीरीज के 7th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के के बारे में जिसे एक समय पर उसकी भारी भरकम आवाज के चलते ये कहकर रेडियो के जॉब से निकाला गया था कि तुम इस भारी भरकम आवाज के साथ कहीं पर भी काम नहीं कर सकते, ना रेडियो में और ना ही टेलीविजन पर आज की डेट पर यही भारी भरकम आवाज के लिए ये मिडिल क्लास लड़का किसी फिल्म को बैकग्राउंड में नरेट करने का करोड़ों की फीस चार्ज करता है महज चंद सेकंड या चंद मिनटों के लिए अपनी आवाज देकर। हम बात करने वाले उस नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले लड़के के बारे में जिसने भारतीय इतिहास के सबसे पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले श्री राजेश खन्ना जी के स्टारडम का अंत किया और अपने स्टारडम का ऐसा आगाज किया 70 के दशक में कि आज 2022 में भी उनके स्टारडम का लेवल इतना जबरदस्त है कि 80 साल की उम्र में भी वो आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े महानायक और सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं। इनके स्टारडम का आलम कुछ ऐसा है कि बाहुबली प्रभास जिन्हें इंडिया का ही नहीं बल्कि ग्लोबली इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार माना जाता है, वो बाहुबली प्रभास उन्हीं की फिल्म में इस सुपरस्टार, इस 80 साल के सुपरस्टार के आगे चाय कम पानी नजर आ रहे थे। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने उनकी लास्ट फिल्म कल्कि में दी थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के बिग बी के बारे में। जी हां, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सदी के महानायक कहे जाने वाले बिग बी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में राइटर एंड पोएट श्री हरिवंश राय बच्चन जी के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम तेजी बच्चन है और हमारे बिग बी की एजुकेशन बीएससी तक हुई है और बिग बी ने अपनी बीएससी या यूके कॉलेज की पढ़ाई किरोडिमल कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी और अपने करियर की शुरुआत 1969 से की थी। आपको बताता चलो कि बिग बी को शुरुआत में लोग ये कहकर अपनी फिल्मों से निकाल देते कि तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है कि क्या मैं तुम्हें अपनी फिल्म में खंबे के रोल के लिए कास्ट करूं, पर कहते ना अगर मुकद्दर में है तो जरूर मिलेगा। वही हुआ, बिग बी को उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी सन 1969 को मिली थी और उसी फिल्म के साथ बिग बी ने बॉलीवुड में या यूं कहे मनोरंजन इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। फिर उसके बाद लगभग 2 साल बाद उन्हें उनकी सेकेंड फिल्म मिली, यानी समझ सकते हो पहली फिल्म के बाद 2 साल तक इस बंदे को स्ट्रगल करना पड़ा था और फिर उन्हें उनकी सेकेंड फिल्म मिली, वो भी उन्हें उस समय के सुपरस्टार कहे जाने वाले, यूं कहे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार। बाय द वे इनकी भी जीरो हीरो सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तब इन्हीं के ऊपर हमने पहला वीडियो बनाया था, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय सिनेमा इतिहास के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी के बारे में। तो फिर अमिताभ बच्चन जी को उनकी सेकेंड फिल्म मिलती है राजेश खन्ना जी के साथ आनंद, जो मिलते हैं उन्हें 1971 में। और आपको बताते चलो इंटरेस्टिंग बात, आनंद के लिए जो राजेश खन्ना जी के साथ अमिताभ बच्चन जी ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, उस रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और उसी अवार्ड शो में और उस फिल्म को देखने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि ये बंदा अब राजेश खन्ना जी के स्टारडम के लिए सबसे बड़ा कांटा बन सकता है। पर उसके बाद उनके हालात और उनकी फिल्में कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन जी को भी लिटरली लग रहा था कि मुझे फिल्में छोड़कर निकल जाना चाहिए। और उनकी लाइफ में आनंद जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी बैक टू बैक वो फ्लॉप के ही दर्शन दे रहे थे और वो भी सोच रहे थे कि मैं ये कहां आ चुका और यहां से मुझे एग्जिट मारनी चाहिए। पर कहते हैं ना, जो आपका है वो आपको ढूंढता हुआ आपके पास चला आएगा और यही कुछ हुआ मैजिक हमारे बिग बी के साथ। आनंद फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पा चुके अमिताभ बच्चन जी ने लगभग 1971 से लेकर 1973 तक इन 2 सालों में कई सारी फ्लॉप फिल्मों के दर्शन करवाए और इस इंडस्ट्री से बाहर जाने का मन बना चुके थे। और उसके बाद उनके पास खुद चलती हुई आई उनकी किस्मत की चाबी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिल्म जंजीर, जिसको पहले दिलीप कुमार जी ने ठुकराया था, बाद में राजकुमार साहब ने ठुकराया था और एंड में इसे धर्मेंद्र जी ने भी ठुकराया। और फिर ना चाहते हुए भी मेकर्स को इस फिल्म को बनाना पड़ा एक न्यू कमर के साथ। और उस समय उनके सोच में, उनके दिमाग में उस एंग्री यंग मैन के रोल के लिए सिवाय अमिताभ बच्चन जी के और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इसलिए मेकर्स ने अमिताभ बच्चन जी को अप्रोच किया और अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म में, जो कि 1973 में आई थी, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि वो फिल्म उस समय पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इंडस्ट्री को मिला इस सदी का सबसे बड़ा महानायक। 1973 से लेकर 1988 तक एक ऐसी आंधी उठी स्टारडम की, एक ऐसा तूफान उठा स्टारडम का, एक ऐसा तूफान उठा सुपरहिट फिल्मों की, एक ऐसी आंधी निकल के आई कि उस आंधी में दिलीप कुमार, राज कपूर और तो और
सदी के सबसे पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी का स्टारडम चकनाचूर हो गया और फिर हमें मिले इस सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब। लगभग 15 साल तक बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दर्शन करवाए और अमिताभ बच्चन जी ने, और वही रीजन है कि वो इस सदी के सबसे बड़े महानायक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं बिग बी के बारे में, थोड़ी सी पर्सनल। जी हाँ गाइस, बिग बी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो बिग बी ने जो अपने करियर की फर्स्ट मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी जंजीर सन 1972 में, उसी फिल्म में जिस हीरोइन के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी यानी जया भादुरी, जिन्हें हम आज की डेट पर जया बच्चन जी के नाम से जानते हैं, उन्हीं से उन्होंने शादी की थी सन 1973 से। जया बच्चन जी का टॉपिक निकला तो एक काफी मशहूर किस्सा है जया बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जया बच्चन जी और काका किसी फिल्म पर काम कर रहे थे। काका यानी देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी फिल्म पर काम कर रहे थे और वो दोनों जब उस फिल्म पे वर्क कर रहे थे तो उस समय जया बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी को डेट करती थी। तो अमिताभ बच्चन जी उसके सेट पर आया जाया करते थे और बच्चन साहब को देखकर काका कुछ टिप्पणियां किया करते थे और उन पर हंसा करते थे। बट उस समय बिना डरे, इतने बड़े सुपरस्टार से बिना डरे अपने को इस फिल्म से निकाला जा सकता है, इस बात की झिझक मन में ना रखते हो उन्होंने मुंह पर काको को कहा था कि इस तरह किसी पे हंसना सही बात नहीं है। क्या पता आज का ये न्यू कमर आगे चलकर इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, आपसे भी बड़ा सुपरस्टार। और देखिए एक औरत की दुआ में या यूं कहे उसके प्यार में कितनी पावर होती है कि काका से भी बड़ा सुपरस्टार बनकर उभरे अमिताभ बच्चन जी। यूं कहे कि अपने टाइम के जितने भी सुपरस्टार थे उन सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे लंबा स्टारडम जीने वाले एक्टर बने अमिताभ बच्चन जी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जी को उनकी शादी से 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम अभिषेक और बेटी का नाम श्वेता, जिसमें से हम अभिषेक बच्चन को फिल्मों में काम करते हुए देख सकते हैं, वही श्वेता फिल्मों से और लैमलाइट से दूर नजर आती है। अब वही बात करें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की पर्सनल या यूं कहे उनकी लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ के बारे में, तो वो इतनी कुछ सीधी सी चलती हुई नहीं नजर आ रही थी शुरुआती समय में। जैसे कि हम सब जानते हैं एक काफी मशहूर किस्सा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का रेखा जी के बारे में। कहा जाता है रेखा जी और बच्चन जी काफी सीरियस अफेयर में एक दूसरे के साथ थे, इवन ये दोनों एक दूसरे से शादी तक करना चाहते और आज भी रेखा जी जो मांग में सिंदूर भरती है वो भी बच्चन साहब के ही नाम का है, ये तक कहा जाता है। और एक समय ऐसा आया था कि ऐसे लगा था कि बच्चन साहब का घर टूट सकता है और फिर टूटने की कगार पर आया हुआ घर बच्चन साहब का जैसे तैसे जया बच्चन जी ने बचाया और फिर अपने इस हंसी खुशी भरे घर को आज तक जया बच्चन जी चलाती आ रही है। वही बात करें अमिताभ बच्चन जी के और एक एक्सीडेंट के बारे में, तो कहा जाता है कि फिल्म कुली के सेट पर उन्हें एक चोट लगी थी और उसमें वो काफी ज्यादा गंभीर हुए थे और यही नौबत इतनी ज्यादा बुरी आई थी कि लक्ष्य हो सकता था बच्चन साहब की जान तक चली जाए, पर जैसे तैसे बच्चन साहब बच गए और उस हादसे से बाहर आए। और उसके बाद उन्होंने एक्शन से थोड़ा दूरी बनाकर रखी क्योंकि एक्शन के वक्त यह हादसा हुआ था। वहीं पर बच्चन साहब ने पॉलिटिक्स में भी जाने के ट्राई किया था और वो ईयर 1984 से लेकर 1987 तक इलाहाबाद से एमपी तक रह चुके थे और बच्चन साहब को पॉलिटिक्स कुछ खास सा बहा नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो एमपी थे और 3 साल के अपने पॉलिटिकल करियर को टाटा बाय बाय कहकर उन्होंने वापस फिल्मों में वापसी की। पर कहते हैं ना कि आप अगर ब्रेक लेते हो तो उसके बाद जब आप वापसी करते हो तो आपको फिर से कमबैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चन साहब के साथ भी कुछ ये ही हुआ। हालांकि बच्चन साहब जब पॉलिटिक्स में थे उसी समय उनसे पहले उन्होंने 5 फिल्मों की जो शूटिंग है वो कंप्लीट कर चुके थे और उसी समय वो 5 फिल्में भी रिलीज हुई, जिसमें से कुछ फिल्में चली तो कुछ फिल्में नहीं चली। पर उनके करियर क्या यूं कहे जो उनकी वो सुनामी थी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जो सन 1972 से शुरू हुई थी तो 1988 तब तक की सुनामी से सबसे लास्ट मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म कहे मर्द वो उसी समय रिलीज हुई थी और उसके बाद बच्चन साहब की जितनी भी फिल्में हैं आफ्टर पॉलिटिक्स वो कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई और बच्चन साहब ने फिर एक नया कुछ करे ये सोचकर बच्चन साहब प्रोडक्शन में उतरे। प्रोडक्शन हाउस उन्होंने शुरू किया एबीसी नाम से और एबीसी नाम की कंपनी से वो फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे, साथ ही साथ कई सारे इवेंट्स तक वो ऑर्गेनाइज कर सकते थे। पर इसी बीच उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अपनी कंपनी एबीसी के अंडर, मिस यूनिवर्स का कॉन्सर्ट उन्होंने इंडिया में भराया था और वो कॉन्सर्ट में बच्चन साहब को इतना तगड़ा नुकसान हुआ और उससे पहले जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई थी वो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और उस वजह से उन फिल्मों का लॉस और साथ ही साथ इस मिस
वर्ल्ड कॉन्सर्ट का लॉस, इन दोनों को मिलाकर बच्चन साहब की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बच्चन साहब बैंकक्रप्ट तक हुए थे। बच्चन साहब की बैंकक्रप्सी को लेकर एक काफी दिलचस्प किस्सा कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी, उन्होंने बच्चन साहब को 50 करोड़ रुपए देने का तक ऑफर किया था। इतना ही नहीं, उनका जितना भी लोन है वो सारा चुकाने का उन्होंने ऑफर दिया था बच्चन साहब को, पर बच्चन साहब ठहरे सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी, उन्होंने कहा नहीं, लॉस मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही पूरा करूंगा, और बच्चन साहब ने वो करके दिखा। आगे चंद सालों में बच्चन साहब बैंकक्रप्सी से सिर्फ बाहर ही नहीं आए, बल्कि आज के डेट पर बच्चन साहब 4000 करोड़ के मालिक है। अमिताभ बच्चन जी के पापा श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी चीज को अप्लाई करते हुए नजर आते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए थे, इनके ऊपर 100 करोड़ से भी ज्यादा का लोन हो चुका था, और तो और इनकी द्वारा उनके मतलब पॉलिटिक्स के रिटायरमेंट के बाद जितनी भी फिल्में आ रही थी पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही थी। उनकी कंपनी के अंडर बनने वाली जितनी भी फिल्में थी वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर रही थी। पर उन हालातों में अमिताभ बच्चन जी ने अपने स्टारडम, अपने रुतबे और अपने एटीट्यूड को साइड में रखते हुए खुद कई सारे डायरेक्टर्स के पास जाकर काम मांगा। इवन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नई तरीके से की थी, जहां पर कोई भी बड़ा स्टार करने से डर रहा था, वो चीजें सदी के सबसे बड़े महानायक ने की और अपनी जिंदगी को पलट कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन जी ने टेलीविजन पर आने का किया हुआ है अपने डिसीजन के बारे में, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय कोई भी टेलीविजन पर कोई भी फिल्म स्टार नहीं आता था, टेलीविजन को वो लोग छोटी चीज मानते थे, पर उस समय अमिताभ बच्चन जी ने टेलीविजन पर आए और केबीसी जैसे शो को होस्ट किया। इस शो ने सिर्फ कईयों की जिंदगी नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी को भी पलट कर रख दिया, और साथ ही साथ इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी खुद डायरेक्टर से पास जाके काम मांगा था। उस वजह से यश चोपड़ा ने खुद होकर उन्हें मोहब्बतें फिल्म में एक रोल दिया था, वो भी शाहरुख खान के साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल था। जहां आज के डेट पर कई सारे स्टार्स 60 के आसपास आते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी वो लोग फिल्मों में लीडिंग रोल प्ले करते हैं, फिल्मों में अपने से कई ज्यादा साल छोटी लड़कियों के साथ रोमांस करना पसंद करते। पर उस समय अमिताभ बच्चन जी ने सदी के महानायक होने के बावजूद भी एक सपोर्टिंग स्टार कास्ट का रोल प्ले करने का डिसीजन लिया, और वो रोल प्ले किया। कई सारी फिल्मों में उन्होंने एज अ सपोर्टिंग स्टार रोल प्ले किया, पर इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने स्टारडम को बीच में नहीं लाया। शायद उनकी यही हम्बलनेस और उनकी यही चीजें उनको पूरे बॉलीवुड से अलग करती है, और आज भी 81 ईयर के एज में भी वो बॉलीवुड पे राज करने लायक उन्हें बनाती है। मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन जी का इस डिसीजन ने अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में काफी बेहतरीन चेंज लाया, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी बड़ी बिग बजट फिल्म देखो या छोटी बजट की भी फिल्म देखो जिसमें एक सीनियर सिटीजन के स्ट्रॉन्ग रोल की रिक्वायरमेंट होती है, उस रोल में हमें अमिताभ बच्चन जी ही नजर आता है। इवन एक बार तो एक एक्टर ने कह भी दिया था कि जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में होती है और जहां पर एक सीनियर सिटीजन के रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही लास्ट ऑप्शन नजर आते हैं, क्योंकि उनके अलावा उस रोल को कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता। और यही चीज है जो अमिताभ बच्चन जी को आज भी 81 ईयर के होने के बावजूद भी, जहां पर बॉलीवुड में लोगों को ढंग से काम तक नहीं मिलता, वहां पर इस एज में भी उनके पास इतना ज्यादा काम है कि उसकी कुछ सीमा नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन जी जिस बंदे के ऊपर आज से 20 साल पहले 100 करोड़ जितना लोन था, आज वो बंदा 20 साल बाद या 22 साल बाद कहो, आज वो 4000 करोड़ का मालिक बना हुआ है। मतलब कि यह चीज होती है, आपके साथ लाइफ आपको डाउनफॉल देगी, लाइफ आपको नीचे लेकर जाएगी, पर नीचे जाने के बाद वहां पर ही पड़े रहना है, वहां पर ही सड़े रहना है, वहां पर रोते रहना है, वहां पर एटीट्यूड दिखाकर वहीं पर ही रहना है, या फिर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फिर से नई शुरुआत करनी, जैसे अमित जी ने की थी एट द एज ऑफ अराउंड 60। हैट्स ऑफ है इस चीज के लिए। मैं अमित जी का तहे दिल से उनका मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि ये चीज किसी की भी करने की बस की बात नहीं है जो अमित जी ने की, और शायद यही वजह है जो उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाती है। अमित जी के स्टारडम का आलम इतना जबरदस्त है कि शाहरुख खान भी उनके स्टारडम के आगे फीके नजर आते हैं। शाहरुख जो कभी भी किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं करते, पर उन्होंने अमित जी की फिल्म डॉन का रीमेक किया था, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं डॉन में अमित जी की एनर्जी को मैच नहीं कर पाया, पर अमित जी इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने खुद कहा
कि नहीं, आपने मेरी जो फिल्म थी डॉन, उसमें मैं इससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी। मतलब कि इस तरह के अप्रिसिएशन वो आज की डेट में अगर कोई भी उन्हें अच्छी फिल्म लगती है किसी न्यू कमर की, तो वो खुद अपने हाथों से व्हाट्सएप एंड फेसबुक के जमाने में लेटर लिखकर उनका शुक्रिया अदा करते, उनका हौसला बढ़ाते और उन्हें आगे लाइफ में यही चीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आज की डेट पर हर एक आउटसाइडर बॉलीवुड में जब आता है तो वो अपनी जर्नी को, अपने आप को अमित जी के साथ काफी बेहतरीन ढंग से एडजस्ट करने में कामयाब होता है। उन्हें लगता है कि यार ये बंदे की जो जर्नी है वो मेरी जर्नी है, इन्होंने जिस तरह से आए, जहां से आए वहां से मैं भी आया हूं। मतलब वो दोनों एक दूसरे की जर्नी को समझ पाते और इसीलिए आप देखना अमित जी कभी भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि जो भी न्यू कमर होता है उसके टैलेंट को वो अप्रिशिएट करते हैं और उनकी इस क्वालिटी के लिए हैट्स ऑफ है उनको। और अब मैं एंड में आपको यही बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अमित जी से बड़ा बॉलीवुड में कोई भी सुपरस्टार नहीं। भले शाहरुख खान किंग ऑफ द बॉलीवुड है, पर आज भी सदी के महानायक, बॉलीवुड के बाद बॉलीवुड के शहंशाह अमित जी को ही कहा जाता है, क्योंकि वो रुतबा उन्होंने खुद कमाया हुआ है। अभी ये थी मेरे हिसाब से अमित जी की जर्नी, अमित जी की लाइफ की, किस तरह से अमित जी कहां से आए, कैसे बने और किस तरह से उन्होंने अपने आप को आज भी इंडस्ट्री में बनाए रखा हुआ है। उस इंडस्ट्री में जहां पर आज की डेट पर उनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन सब ने रिटायरमेंट ली हुई है, वो सब घर बैठे हुए। जहां पर आज की डेट पर एक सिंगल काम मिलाने के लिए यंगस्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पे अमित जी के पास बिग बजट फिल्में होती है। क्यों है वो उनकी जर्नी देखकर हमें समझ में आता है। तो ये थी मेरे हिसाब से अमित जी की जर्नी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जीरो टू हीरो सीरीज के और भी 6 एपिसोड अपने इसमें पड़े हुए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज जाकर उन्हें भी देख लीजिए, आपको वो उन स्टार्स की स्टोरीज भी आपको काफी ज्यादा लाइफ में इंस्पायर कर सकती है। और दोस्तों जाने से पहले एक चीज मुझे बता के जाइए कि आप अपनी इस जीरो हीरो सीरीज के अगले एपिसोड में किस हीरो के ऊपर देखना चाहेंगे, किस हीरो को जीरो से ऊपर आते हुए उसकी स्टोरी आप देखना चाहेंगे, वो नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपने अब तक अमित जी की जितनी भी फिल्में देखी उनमें से सबसे बेहतरीन आपको कौन सी फिल्म लगी थी, बशर्ते है कि आप कल्कि का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कल्कि में अमित जी ने प्रभास को लिटरली खा डाला था। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके